बिहार में चुनाव है। दूसरे दौर की वोटिंग में सिर्फ 2 दिनों की देरी है। आज 2 नवंबर है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, कल ही वोटिंग होगी। क्या चल रहा है दरअसल पूर्वांचल में, क्या होगा? ओवैसी फैक्टर बताया जा रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो यादव है वो पप्पू यादव उसको डैमेज करेंगे, कुशवाहा वोट जाएगा। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, अंसारी साहब हैं और इधर से उमेश जी हैं। पूर्वांचल के राजनीतिक हालात को, सामाजिक हालात को बहुत करीब से दोनों लोग जानते हैं। इन्हीं दोनों लोगों से बात करेंगे। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उमेश राय है। हाँ। मैं यहाँ दरभंगा का रहने वाला हूँ। हाँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ हम्म। और अभी भी सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ रहता हूँ। अपना परिचय आप अपना दे दीजिए। मेरा नाम सोहेल अंसारी हुआ। मैं बाम सेफ की विचारधारा से दलित पिछड़ा आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। वन खास करके मुस्लिम समाज के जो पसमानदा तबका के जो लोग हैं उन लोगों के शैक्षणिक और और राजनीतिक आर्थिक उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत रहता। तो क्या लग रहा है, ये ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्वांचल का जोड़ है, हम लोग दरभंगा में है, इसके बाद किशनगंज, अररिया और फारबिसगंज आता है। तो क्या क्या देख रहे हैं, क्या मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी के साथ जाएगा या डाइवर्ट होगा? पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा या ओवैसी फैक्टर होंगे, क्योंकि उन्होंने मायावती और कुशवाहा के साथ गठबंधन किया है। मुस्लिम समाज के बीच सामाजिक चेतना, विशेषकर अम्बेडकरवादी विचारधारा जो अभी तेज़ी के साथ उभर कर बढ़ती हुई आ रही है, इसमें ऐसा लगता है कि बहुत कम मात्रा में ये दूसरे गठबंधन के दूसरे घटक जो और दूसरे घटक दल के जो लोग चुनाव मैदान में उतर गए हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब का गठबंधन हो या ये के साहब जो एसडीपीआई है, इन लोगों का गठबंधन, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने की संभावना नहीं लगती है। उम्मीद है कि ये तमाम वोट एक साथ जो है महागठबंधन को जाने की संभावना बन रही है। या आपको क्या लग रहा है? पप्पू यादव फैक्टर है, वो खुद मधेपुरा से हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप फ़ोन ले लीजिए हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लग रहा है, ये फैक्टर है, पप्पू यादव इसी इलाके से हैं? ये जो चुनाव है सो बड़ा गजब का चुनाव है। इस चुनाव में जो स्थापित नेता हैं वो 1 दर्जन के करीब में हैं, जो इस बार इरिलीवेंट हो जाएंगे। इनको कोई पूछने वाला इस चुनाव के बाद 10 के बाद कोई नहीं रहेगा। हम नाम किसी का लेना मुनासिब नहीं समझते हैं, आप ही समझते हैं कि इसमें जो एनडीए के लोग हैं या ये हैं और बीच के जितने दलाल लोग हैं जो भ्रमित करने के लिए तरह तरह के अपने उम्मीदवार कर रहे हैं, उन लोगों का सफाया इस बार हो जाएगा। और जनता इतनी समझदार है, ये नहीं है कि बहुत काबिल है, बहुत प्रशिक्षित है, लेकिन इतनी समझदार है कि हमको वोट किसको करना है। मैं घूम रहा था आज तो एक कह रहा था कि आया कहने और लोगों का एक जुट्टा आया कहने के लिए कि साहब फलां को वोट दो, किसी ना कैंडिडेट का नाम कर रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है आप अपना काम करिए, हम लोग को वोट करने के समय में हमको किसको करना है। यहाँ किसी का खाता नहीं खुलने जा रहा है। अंसारी साहब, क्या लग रहा है, इस अगर पूर्वांचल की बात करें तो मुसलमानों की क्या समस्या है? तालीम कहाँ तक पहुँची है? आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर हुई है? और हिंदू मुस्लिम से अब तक, कम से कम बिहार, अभी मुंगेर में अगर घटना देख लें, कोशिश हो रही है लगातार को, लेकिन पूर्वांचल ने कम से कम उसको रोका है। तो मुसलमानों की स्थिति क्या, और ख़ासकर पसमानदा की बात करें तो? पसमानदा मुसलमान की बात जो सत्ताधारी लगातार रहे हैं, उन लोगों ने उनका शोषण किया है। इस चुनाव में लोग तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के, पसमानदा हों या अशराफ बिरादरी के लोग हों, ये एकजुट हैं। और इसलिए जो है उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना मैक्सिमम से मैक्सिमम जताई जा रही है। सरकार बनने के बाद पसमानदा बिरादरी के लोग अपना हक उनसे लेना क्या इशू क्या है? मुसलमान सिर्फ इस डर से आरजेडी को वोट करेगा कि हिंदू मुस्लिम ना हो, वो सुरक्षित हो, लालू यादव का कंट्रीब्यूशन है, सांप्रदायिक दंगा ना हो, या वो भी रोजी रोटी, बेरोजगारी, इस सब की स्थिति है? मुस्लिम समाज के बारे में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें लगातार कहा गया था कि दलित समाज से ज़्यादा दयनीय और ख़राब स्थिति में मुसलमानों की हालत है। उस सच्चर कमीशन के रिपोर्ट पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग एनआरसी सीएए को लेकर के भी अपने आप को
देशद्रोही साबित करने से बचने के क्रम में और सचर कमीशन के रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए एकजुट होकर के वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ महागठबंधन को वोट देने की नीतीश जी के लिए भी मुसलमानों में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, 2 बार एनडीए के साथ थे, फिर भी मुसलमानों ने वोट किया। इस बार ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान उनसे नाराज हैं? नीतीश जी अपने पहले कार्यकाल के अलावा किसी भी मुद्दा पर वो लगातार स्थिर बने हुए नहीं रहे। उन्होंने 370 का मामला हो, तलाक का मुद्दा हो या कोई भी एनडीए के जो कोई भी बिल लेकर के आई, उस बिल पर वो उन्होंने कभी हाँ कभी ना, नोटबंदी से लेकर के नीतीश जी कभी भी स्थिर अपने आप को नहीं रहे। इसलिए उन पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ दलित, वंचित, शोषित और पिछड़ा समुदाय के लोगों का भी भरोसा पूरे आप बात करें तो जो ये हिंदू मुस्लिम का जो पूरा खेल बीजेपी खेलती है, इस बार बिहार में भले कामयाब ना हो, क्या जो खासकर ओबीसी तबका है वो इस बात को समझने लगा है? पूर्वांचल की क्या स्थिति, ईमानदारी से बताइए कि क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की एकजुटता दिख रही है? जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनकी जो जागरूकता इसके बीच में हुआ है, वो इस बात को भूल गया कि हमको ये सिर्फ वोट के लिए ही हिंदू मुस्लिम करता है। क्योंकि हमसे जब इनसे बात होती है तो कहा कि भाई शादी ब्याह तो तुम करते नहीं हो, साथ थाली में किचन में खिलाते नहीं हो, एक साथ बैठाते नहीं हो, तो हिंदू मुस्लिम का कहाँ सवाल पैदा होता है। और ख़ास करके अभी चुनाव के मुद्दे पर पिछले जो ये 15 साल से इतना प्रताड़ित बिहार के जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक हुए हैं, उनको मैंने नाम सुन करके इन लोगों को नफरत पैदा होता है। ये एक परसेप्शन बनाते हैं कि बैकवर्ड क्लास के लोग भी दलितों पर अत्याचार करते हैं। इस बार दलित वोट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। मुस्लिम और दलित 2 ऐसी कम्युनिटी है जो किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती है। तो क्या ये ओबीसी के लोग समझ रहे हैं? एकदम 100% समझते हैं, क्योंकि ये शुरू से ही जो ओबीसी के लोग हैं, ये ओबीसी के लोग छतरी का काम करते रहे हैं, दलित का भी और पिछड़े का भी। ये तो कुछ चंद लोग जो है सो इसमें हेरा फेरी करके और पिछड़े को और दलित को बांट करके महादलित करा देना, पिछड़े में अति पिछड़ों का करा देना, और सिर्फ वोट के लिए एक दूसरे का जो भाईचारा था, आपसी जो मेल मोहब्बत था, उस बात को इन लोगों ने ख़त्म कराने का ये सारी साजिश इन लोगों ने। अंसारी जी, भरोसा है पिछड़ी जाति के लोग, खासकर दलित समाज के लोगों में कितनी यूनिटी बनी और वो समझने लगे हैं कि मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है और वो वोट के लिए इस्तेमाल होते हैं? इतनी ज़्यादा यूनिटी बनी है कि मनुवादी ब्राह्मणवादी जितने भी पत्रकार लोग हैं जो घूम रहे हैं, जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को लगातार जो है ना बुरा भला कहा जा रहा है। उन लोगों को प्रताड़ित किया, उन लोगों को भगाया जा रहा है, उन लोगों के बातों को जो है लोग 1% भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप उदाहरण के तौर पर किसी भी राष्ट्रीय लेवल के जो अपने आप को गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उन लोगों को कहीं पर बैठने की जगह नहीं मिल रही है। वो लोग यहाँ आकर के बिहार के चुनाव में अपने आप को जैसे पूर्व में की भांति वो यहाँ दलित, पिछड़ा, मुसलमान के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वो नाकामयाब होते दिख रहे हैं। इसी कारण उम्मीद है कि 85% दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय एकजुट है लगातार। मैं कुछ मुस्लिम मोहल्ले में भी जाऊंगा और बात करूंगा कि ओवैसी का क्या इम्पैक्ट है, लेकिन इनका बार बार रिंगटोन बज रहा है ओबीसी फैमिली से और नमो बुद्धा है। तो एक सोशल कल्चरल जो चेंज है उसके तरफ भी बढ़ रहा है समाज, और लगातार जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जो मानवर कांसीराम साहब कहते थे, डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है ये कि एससी एसटी ओबीसी को तभी तक हिंदू कहा जाता है जब तक उसका वोट लेना हो, और जैसे ही वोट उसका आप ले लेते हैं तो आपको वो फिर नीच या अछूत कहते हैं या जातियों में बांट देते हैं। आप एससी एसटी ओबीसी के लोग तेज़ी से समझ रहे हैं कि उनके आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है, जाति व्यवस्था में कौन उनका शिकार कर रहा है, शोषण उनका कौन कर रहा है। तो ये एक यूनिटी बनी, और ऐसे यूनिटी में सुरेश जी जैसे लोग और अंसारी जी उमेश जी जैसे लोग और अंसारी जी जैसे लोगों का बहुत योगदान है, जो लगातार अपने सलाहियत से, अपने खर्चे से, अपने पैसे से इदारे खड़ी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज की तरफ लोगों को मोड़ रहे हैं और लोगों में एक जागरूकता बना रहे हैं कि डेमोक्रेसी के प्रति, सोशल हार्मोनी के प्रति और कम्युनल हार्मोनी स्थापित हो, सांप्रदायिकता न हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे चुनाव के दौर में ऐसे समाज सेवियों से आप राय जानें और उनकी बात करें, क्योंकि एक बेहतर मुल्क चाहते हैं
तो आपको आपसी भाईचारा, एजुकेशन, बेरोजगारी, इन सब बातों पर डिस्कस करना होगा। ये यहाँ श्री कृष्ण चेतना मंच है, जिसका मैं उपाध्यक्ष हूँ, और भारतीय शोषित पिछड़ा संगठन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, बिहार का अध्यक्ष हूँ। हम लोग अंधविश्वास, पाखंड और जो तरह तरह की कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दरभंगा जिला का 324 पंचायत में से लगभग 200 पंचायत ऐसा है जिसमें हम लोग संगठन बना करके और सिर्फ 3 का युद्ध करता हूँ: शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में है कि जितना अंधविश्वास है, पाखंड है, देवी देवता, मूर्ति सुर्ति, जितना हम लोग को जो पाखंड से किया है पिछड़े वर्ग को, श्राद्ध करना, उसको रोकना, विवाह में फिजूल खर्ची करना, इस सब पर बड़े भयंकर रूप से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा असर हो रहा है। हमारे लोग तो पहले इस बात को सुन करके बिगड़ते थे, खिलाफ में होते थे, लेकिन जब से ये समझ लें, पिछले 8 वर्षों से हम लोग लगातार इसमें हैं, अब तो 9वां साल शुरू हो रहा है इसका, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है कि एक पिछड़े दलित का अल्पसंख्यक का गोलबंदी भी हो रहा है, और दूसरा शिक्षा के तरफ जो रुझान बड़ी संख्या में इन लोगों में बढ़ रहा है। इस काम को हम लोग बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से इस इलाके में कर रहे हैं। आपका भी कुछ छूट रहा है अंसारी जो ऐड करेंगे? अल्पसंख्यक समुदाय में पिछड़ा समुदाय, पसमानदा समुदाय जिसको कहा जा रहा है, उसके अंदर भी सामाजिक चेतना बढ़ी है। उन लोगों ने भी जाना है कि शिक्षा से बढ़ कर के कोई चीज़ नहीं है। वो शैक्षणिक संस्थान खोलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद अपने बच्चों को राजनीतिक तौर पर जागरूक होने की प्रेरणा दे रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी हम लोगों की भागीदारी आज़ादी के बाद से बिल्कुल नगण्य हो चली थी, ख़त्म हो गई थी। जो उम्मीद है आने सोशल मीडिया की वजह से लगातार जो अखबार और टेलीविज़न की कोशिश है हिंदू मुस्लिम कराने की, वो फिलहाल बिहार में फेल होता दिख रहा है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दरभंगा, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।